गांव में रमेश नाम का एक लक्कड़हारा रहता था। उसकी पत्नी सविता और एक लौता बेटा श्याम ही उसका छोटा सा परिवार थे। वह हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर चलाता। एक दिन सुबह, क्या जी, इतना दिन चढ़ गया, अभी तक लकड़ी काटने नहीं गए? क्या बताऊं, अब तो जंगल में पेड़ों की बहुत कमी हो गई है और तुम तो जानती हो, अगर अच्छी लकड़ी ना मिले तो बाजार में दाम भी नहीं मिलता। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर पर बैठे रहे। इसी काम से तो हमारा पेट पालता है ना? सही कह रही हो, बचपन से यही काम करता आया हूँ, कोई और हुनर भी तो नहीं है मेरे पास। तो थोड़ा कष्ट सहकर ही सही जंगल चले जाओ। मेरा मन कहता है कि अगर ढूंढो तो कोई ना कोई पेड़ जरूर मिलेगा। देखो ना, घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने को। अगर तुम बाजार से कुछ ना लाओ तो तीनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है, निकलता हूँ, जरा मेरी कुल्हाड़ी तो निकाल दो। सविता घर से कुल्हाड़ी निकलकर रमेश को देती है और रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रमेश का एक बेटा है, नाम है श्याम। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है उसे। नहीं भाई, माँ बाप के साथ घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे ही थोड़ा बैठे काम का हुक्म मिलता है, हर समय बस काम काम और काम। अब तो जीने का मन ही नहीं करता। काश मैं भी कोई राजा होता, सब लोग आकर मेरी सेवा करते, कितना अच्छा होता। अकेले बड़बड़ाते हुए श्याम दूर निकल जाता है। इस बीच रमेश जंगल के भीतर पहुंच चुका है। कांधे पर कुल्हाड़ी लिए वह इधर उधर अच्छे पेड़ की तलाश कर रहा है। अरे बाप रे, कितनी देर से जंगल में भटक रहा हूँ, एक भी अच्छा पेड़ नहीं मिला। लगता है जंगल में भी अब अकल शुरू हो गई है। ऐसे में गुजारा कैसे करूँ? उधर चलकर देखता हूँ, अगर कोई अच्छा पेड़ मिल गया तो उसी को काटकर बाजार ले जाऊंगा। रमेश और थोड़ा आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। अरे वाह, बहुत समय बाद ऐसा पेड़ मिला है। मोटा भी है और लंबा भी है। अगर इसे काट पाऊं तो बहुत लकड़ी मिलेगी और बाजार में अच्छा दाम भी मिल सकता है। चलो, देर ना करके काटना शुरू कर देता हूँ। जैसा सोचा वैसा किया। रमेश कुल्हाड़ी से पेड़ के टाने पर वार करने लगता है, लेकिन कुछ वार करने के बाद ही वह थककर चूर हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, बस कुछ ही वार में तो थक गया। ये पेड़ बहुत मजबूत है, कुल्हाड़ी जैसे असर ही नहीं हो रहा है। काश आज मेरा बेटा मेरे साथ होता तो इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दोनों मिलकर जल्दी से काट लेते। लेकिन क्या करूं, ऐसे बेटा मिला है जिसे काम का नाम सुनते ही चक्कर आने लगता है। रमेश जब अपने बेटे के बारे में सोचकर उदास बैठा था, तभी उसी पेड़ से थोड़ी दूर पर दो घोड़े आकर रुकते हैं। उन पर दो डाकू सवार थे और उनके पास बहुत सारा खजाना था। उस्ताद, मुझे लगता है ये जगह सबसे सही रहेगी। अगर हम यहाँ खजाना छुपा दे तो किसी को भी इसकी भनक नहीं लगेगी। बाद में हम आसानी से आकर इसे ले लेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ये जगह तो काफी सुरक्षित लगती है। जल्दी से घोड़े से सब पोटलियाँ उतार ले। जितनी जल्दी हो सके सब यहीं छुपा देनी है। दोनों डाकू तेजी से घोड़े से पोटलियाँ उतारने लगता है। रमेश को घोड़ों की खुरों की आवाज सुनाई देती है। वह चौंकता है। इस जंगल में घोड़े मैंने तो कभी नहीं देखे, लेकिन मैंने ठीक ठाक आवाज सुनी है। जरूर कहीं पास में ही होंगे। चलो जाकर देखता हूँ। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि दो डाकू घोड़े से पोटलियाँ उतार रहे हैं। वह खुद को
एक झाड़ी के पीछे छुपा लेता है और उनकी हरकतें देखने लगता है। अरे ये तो डाकू है। लगता है अपनी लूट का खजाना इस जंगल में छुपाने आया है। मुझे यही छिपे रहना होगा। अगर गलती से भी ये मुझे देख लिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रमेश छिपकर सब देखता रहता है। उधर डाकू लोग पोटलियां झाड़ी के अंदर छुपाकर ऊपर से और भी झाड़ झंकार डाल देते हैं। उस्ताद, हो गया काम। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम निश्चिंत हैं। चलो आगे डकैती करने चलते हैं, फिर लौट कर यहीं से खजाना ले लेंगे। हाँ चल, इतनी बढ़िया जगह मिली है, अब तो मजे से काम होगा। क्या कहता है? और क्या? दोनों बातें करते हुए घोड़े पर चढ़ते हैं और जंगल की गहराई में गायब हो जाते हैं। उधर रमेश अभी भी डर के मारे झाड़ी के पीछे छिपा बैठा है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इतनी सारी धन संपत्ति केवल मैंने ही देखा है। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अभी उस खजाने के पास जाना सही नहीं होगा। हो सकता है कि 2 डकैत दूर से छिपकर सब कुछ देख रहे हो। अगर मैं गया तो वो मुझे मार डालेंगे। एक काम करता हूँ, अभी चुपचाप मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। कल आकर कुछ न कुछ उपाय करूँगा। रमेश अब लकड़ी नहीं काटता। वह कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल से बाहर निकल आता है। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसकी अचानक मुलाकात होती है नवीन से। नवीन इस गांव का सबसे धूर्त और चालाक आदमी है। रमेश को इस समय जंगल से खाली हाथ लौटते देख वह हैरान हो जाता है। ये क्या रमेश दादा, आप इस समय जंगल से लौट आए और साथ में कोई लकड़ी भी नहीं है। लगता है आज लकड़ी नहीं काटी। मत पूछो भाई, एक भी पेड़ पसंद नहीं आया। ऐसे में क्या काटता। अब तो पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। हाँ वही तो, ऊपर से पूरे गांव में भजन की भारी कमी हो गई है। बाजार में कोई भी सामान नहीं है, न चावल न दाल न सब्जियां। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है। क्या कह रहे हो भाई? अगर ऐसा रहा तो पूरे गांव में भारी संकट आ जाएगा। इतने लोग कैसे बचेंगे? मैं चलता हूँ दादा, घर जाकर देखता हूँ कुछ किया जा सकता है या नहीं। ऐसे भूखे मान नहीं सकते। ये कहकर नवीन चला जाता है और रमेश भी घर की ओर लौट जाता है। रमेश को इतनी जल्दी खाली हाथ लौटते देख उसकी पत्नी सविता हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, तुम इतनी जल्दी लौट आए? आज लकड़ी नहीं काटी और कोई बाजार का सामान भी नहीं लाए। खाना कैसे बनेगा? हम खाएंगे क्या? एक भी पेड़ पसंद नहीं आया, इसलिए लौट आया। और बाजार की बात कर रही हो? गांव में तो खाने की भयंकर कमी हो गई है। बाजार में तो कुछ भी नहीं है, ना चावल ना दाल ना सब्जियां। क्या कह रहे हो? तब तो गांव वालों की हालत और भी खराब हो जाएगी। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। गांव के मुखिया के घर के बाहर कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं। उनकी बातों की आवाज सुनकर मुखिया साहब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ तुम्हें? सब इस तरह इकट्ठा होकर क्यों आए हो? हमारी मदद कीजिए मुखिया साहब, हमारी मदद कीजिए। गांव में भारी भोजन की कमी हो गई है। घर घर में बच्चे भूख से रो रहे हैं। अब हमसे ये सब देखा नहीं जा रहा। हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास भी कुछ नहीं है। अचानक गांव की सारी फसलें नष्ट हो गई है और इसी से भोजन की कमी हो गई है। मुखिया साहब, अगर अब थोड़े समय के लिए गांव वालों को कुछ पैसे और राशन दे देते तो हम सब जिंदा रह सकते। ये कैसे संभव है? मेरी हालत भी तुम सब जैसी ही है। मेरे पास भी पैसे नहीं है और घर में खाने का एक दाना नहीं है। पूरे बाजार में घूम के आया, एक दाना नहीं मिला। अब क्या उपाय? अगर ये हाल कुछ दिन और चला तो गांव के लोग मरने लगेंगे। अब जरूरत है बहुत सारी रकम की। उस पैसे से दूसरे गांव से खाना लेना होगा
लेकिन इतनी बड़ी रकम अब कहाँ से आएगी? मुखिया की बातों का कोई जवाब गीतेश और बाकी लोग नहीं ढूंढ पाए और सभी निराश होकर अपने घर लौट गए। उधर श्याम पूरे दिन गांव भर घूमने के बाद घर लौटता है और देखता है कि उसके पिता रमेश आंगन के पेड़ के नीचे बैठे हैं। पिताजी, पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। किसी के घर में खाना नहीं है, लोग भूख से तड़प रहे हैं। गांव की हालत बहुत खराब हो गया है। हाँ, मैंने सुना। अब हमें मॉरल साहब से मिलना चाहिए। अगर वो इस मुश्किल समय में हमारी कुछ मदद कर दे तो हम जिंदा रह सकते हैं। आपको क्या लगता है कोई गया नहीं? अभी अभी गीतेश काका कुछ गांव वालों को लेकर मुरल के पास गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुरल साहब की हालत भी वही है। उन्होंने कहा अगर बहुत बड़ी रकम की इंतजाम हो जाए तो बाहर से खाना लाकर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। श्याम के मुंह से इतना पैसा जुटाने की बात सुनकर रमेश को जंगल में हुई घटना याद आ जाती है। वह अचानक खुशी से चमक उठता है और श्याम से कहता है, पैसा है, एक जगह ढेर सारा पैसा छुपा हुआ है। अगर वो हम ले पाए तो पूरे गांव का दुख खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं पिताजी? सच में इतना पैसा है? आपको उसका पता नहीं? कहाँ है वो? तू मेरे साथ चलेगा? जरूर चलूंगा पिताजी। मैं अब गांव वालों का तकलीफ नहीं देख सकता। अगर भलाई के लिए कुछ करना हो तो जरूर चलूंगा। ठीक है, हम शाम के ठीक पहले निकलेंगे। किसी को बताना नहीं। अगर कोई बुरा आदमी जान गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी को नहीं बताऊंगा। अब शाम हो चुकी थी। रमेश और उसका बेटा श्याम जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों तेजी से चल रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो चारों ओर अंधेरा हो चुका था। हाँ, इसी जगह मैंने देखा था कि दो डकैतों ने पैसे भरे पोटले छुपाए थे। यहाँ झाड़ियों और बेलन के नीचे वो पोटले छुपाए गए थे। तो फिर देर किस बात की? झाड़ियाँ और लताएं हटाकर हम पोटले निकालते हैं और जल्दी निकलते हैं। बात करते हुए रमेश और श्याम झाड़ियों को हटाने लगे, लेकिन सब कुछ हटाने के बाद भी उन्हें कोई पोटले नहीं मिले। ये देखकर श्याम गुस्से से भर गया। आपने मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाया है ना? असल में आप मुझसे लकड़ी कटवाना चाहते हैं, है ना? विश्वास करो सम, मैंने खुद देखा था। दो डकैतों ने पोटले यहाँ छुपाए थे। अगर आपने खुद देखा था तो वो पोटला कहाँ गया? उड़कर तो नहीं जा सकता। पोटले मैंने हटा दिए हैं, वे अब मेरे पास है। रमेश और श्याम चौंक कर पीछे देखते हैं। उनके पीछे एक साधु बाबा खड़े हैं। दोनों हैरान होकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। हमें क्षमा करें साधु बाबा। दरअसल हमारे पूरे गांव पर संकट आ गया है। गांव में भोजन नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग भूख से ही मर जाएंगे। अगर वो धन मिल जाए तो हम गांव को बचा सकते हैं। लेकिन ये धन डाकातियों का है, ये अवैध है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। इतनी बड़ी संपत्ति पाकर कोई भी अच्छा आदमी बुरा बन सकता है। वे इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। लेकिन साधु बाबा, हम इसे बुरे काम के लिए नहीं ले रहे हैं। हमारे उद्देश्य बहुत नेक है। ठीक है, तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम सच में भलाई के लिए इस धन का उपयोग करोगे। ये लो, मैं तुम्हें एक नक्शा देता हूँ। इस नक्शे की मदद से तुम्हें पोटलों को ढूंढना होगा। रास्ते में कई परीक्षा आएगी। अगर तुम भी सब पार कर लोगे तभी पोटले मिलेंगे, वरना नहीं। अगले दिन सुबह सविता नदी से पानी भरने जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पड़ोसन मालती से होती है। क्या दीदी, आज इतनी देर से पानी भरने आई हो? वरना तो हमेशा मुझसे पहले पानी लेकर चली जाती हो। अरे मत पूछ बहन,
कल रात श्याम और उसके पिताजी की बातों का कोई अंत ही नहीं था। कहीं से कोई खजाने का नक्शा लेकर आए हैं। उसी पर चर्चा करते करते रात बीत गई, नींद ही नहीं आई। क्या कह रही हो? खजाने का नक्शा? हाँ बहन, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और वो लोग खजाने ले आए तो पूरे गांव का भला हो जाएगा, सबका दुख दर्द मिट जाएगा। ये सब वो लोग गांव के लोगों के भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सही कह रही हो। गांव की हालत जो इन 2 दिनों में हुई है, भगवान ही जाने आगे क्या होगा। अगर सचमुच खजाना मिल जाए तो बहुत बड़ा भला होगा सबका। लेकिन ये बात श्याम के पिताजी ने किसी को बताने से मना किया है। तुम अपनी हो इसीलिए कह दिया। देखना किसी और को पता ना चल जाए। गांव में बूढ़े लोगों की कोई कमी नहीं है, तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, तुम निश्चिंत रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। बात करते करते दोनों पानी भरकर अपने अपने घर की ओर चल पड़ी। मालती रास्ते में ही नवीन से टकरा जाती है। दीदी, भूख से तो जान ही निकल रही है। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। पूरे गांव में यही हाल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शायद हमारे गांव के दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं नवीन। बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर आने वाली है हमारे लिए। अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? कौन सी अच्छी खबर? रमेश दादा को कोई खजाने का नक्शा मिला है। वह लोग हमारे गांव के लिए वो खजाना लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिल गया तो समझ लो कोई दुख नहीं रहेगा। हमारे जीवन अब खुशहाल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब और ये दुख सहा नहीं जाता। मालती पानी का कलश लेकर घर की ओर चली जाती है और नवीन भी अपने रास्ते पर बढ़ जाता है। तभी उसके मन में एक योजना आती है। वह खुद से कहता है, खजाने का नक्शा मिल गया है ना। अगर किसी तरह मैं वो नक्शा उनसे छीन सकूं तो सारा पैसा लेकर इस गांव से भाग जाऊं। फिर कहीं दूर जाकर सही ठाट से जीऊं। नहीं, कुछ करना ही होगा। इतना पैसा ऐसे कैसे छोड़ दूं? उधर रमेश और श्याम ने रात भर उस नक्शे को लेकर चर्चा की थी। नींद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने दिन में थोड़ी देर सोने का सोचा। आज दोपहर के बाद हम इस नक्शे को लेकर जंगल जाएंगे। उससे पहले थोड़ी नींद जरूरी है। हाँ, कल रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। पता नहीं इस नक्शे के पीछे कितनी दौड़ लगानी पड़े। थोड़ा आराम जरूरी है। श्याम नक्शे को खिड़की के पास मेज पर रखकर सो जाता है। कुछ ही देर में रमेश भी सो जाता है। उधर नवीन रमेश के घर के चारों ओर मंडरा रहा है। मौका तलाश रहा है वो। किसी भी हालत में मुझे वो खजाने का नक्शा चाहिए। अगर एक बार चुरा लूं तो फिर किसी को जरूरत नहीं। शाही जिंदगी जीऊंगी मैं। ऐसा सोचते हुए नवीन घर के पीछे की ओर जाता है और देखता है कि एक खिड़की खुली है। झांक कर देखता है मेज पर नक्शा रखा है। वही तो लगता है वो नक्शा। खिड़की के पास मेज पर रख छोड़ा है। ऊपर से दोनों सो रहा है। यही मौका है। अब नक्शा लेकर निकलना होगा। ये कहकर नवीन खिड़की से हाथ डालकर नक्शा निकाल लेता है और घर के पीछे से भाग जाता है। इधर जब रमेश उठता है तो सीधा मुखिया के घर चला जाता है। उसे ध्यान ही नहीं रहता कि खिड़की के पास नक्शा नहीं है। हाँ रमेश, क्या कह रहे थे तुम? जी मोड़ल साहब, इस गांव के लोगों का दुख दूर करने के लिए मैं और श्याम बहुत कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी कुछ कर पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? गांव के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया और तुम करोगे? जरा विस्तार से बताओ। आपसे छुपाऊंगा नहीं मोड़ल साहब। हमें एक खजाने का नक्शा मिला है।
अगर किसी तरह वो खजाना मिल जाए तो इस गांव में कोई दुखी नहीं रहेंगे। वो सारा पैसा हम गांव वालों में बांट देंगे। क्या कह रहे हो? खजाने का नक्शा? सच में इतने सारे धन मिलेगा? हाँ मुरल साहब, आज दोपहर में उस नक्शे के मुताबिक खजाना खोजने जा रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए मुरल साहब कि हम सकुशल सब धन लेकर लौट सकें। ऐसा कहकर रमेश मुखिया से विदा लेता है और मुखिया उसे आशीर्वाद देते हैं। उधर नवीन की खुशी का ठिकाना नहीं है। घर पहुंचकर वह नक्शा उलट पलट कर देखता है और खुद से कहता है, जो करना है जल्दी करना होगा। इस नक्शे के हिसाब से अब निकलना होगा। घर बेकार सब बेच चुका हूँ। एक बार खजाना मिल जाए तो इस गांव से भाग जाऊं, फिर कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए नवीन खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। उधर रमेश मुखिया के घर से वापस आता है। घर लौटते ही देखता है कि श्याम उदास होकर वरांदे में बैठा था। पास में सविता, गीतेश और मालती खड़े थे। क्या हुआ श्याम, सब ठीक तो है? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। घर से वो खजाने का नक्शा चोरी हो गया। हे भगवान, हमारे ही घर से हमारे सामने से नक्शा कैसे चोरी हो गया और किसने किया ये काम? भाई रमेश, अब हमारा क्या होगा? गांव वालों तो तुम दोनों की और उम्मीद से देख रहे थे। अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। चिंता मत करो दादा, मुझे वो नक्शा पूरा याद है। मैं याद करके ही पूरा रास्ता तय कर लूंगा। लेकिन अगर जिसने चोरी की वो तुम लोग से पहले जाकर खजाना निकाल ले तब क्या होगा? हमारी सारी उम्मीदें और तुम्हारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पिताजी, आपको याद है साधु बाबा ने कहा था कि सिर्फ नक्शा मिलना काफी नहीं होगा। रास्ते में कई परीक्षा भी देनी होंगी। लेकिन जिसने नक्शा चुराया है उसे इस बारे में कुछ पता नहीं। वो बात तो नक्शे में भी नहीं लिखा है। हाँ, इसीलिए वो चोर नक्शा चुरा कर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब परीक्षाओं में पास करके खजाना जरूर लेकर आएंगे। चलो, देर किए बिना अभी निकल पड़ते हैं। तुम लोग जाओ, हम सारे गांव वाले तुम्हारी राह देखेंगे। यकीन है कि तुम लोग जरूर सफल होकर लौटोगे। रमेश, श्याम और गीतेश खजाने की तलाश में निकल पड़े। उधर नवीन पहले ही उस जंगल में पहुंच चुका था। वह नक्शे को देखकर आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक जमीन पर गिरे हुए घोड़े पर पड़ी। ये क्या? एक घोड़ा इस तरह जमीन पर कैसे पड़ा है? लगता है बेचारा बहुत भूखा है। लेकिन अभी इन फालतू चीजों में वक्त बर्बाद करने ठीक नहीं। मेरे लिए तो अपार धन संपत्ति इंतजार कर रही है। मुझे वहां जाना है। नवीन आगे बढ़ता है। सामने एक छोटा सा पौधा है जिस पर लताएं लिपटी हुई है। लेकिन नवीन उनकी ओर ध्यान दिए बिना बस चलता रहता है। थोड़ी दूर जाकर वो देखता है कि झाड़ी के पीछे कुछ थैले झांक रहे हैं। अरे, हो रहा। हाँ, वही तो खजाना है। मिल गया, मुझे मिल गया। अब मैं सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। ये गांव छोड़कर अब मैं चला जाऊंगा। कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, कोई नहीं। नवीन खुशी से उन थैलों की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी कुछ लताएं आकर उसके पूरे शरीर में लिपट जाती है। वह किसी भी तरह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। ये क्या हो गया? मैं इन लताओं में क्यों फंस गया? मैं छूट क्यों नहीं पा रहा? बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन नवीन की चीखें घने जंगल में गुम हो गई। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। उधर श्याम, रमेश और गीतेश उस भूखे घोड़े के पास पहुंच चुके थे। पिताजी, देखिए,
घोड़ा कितना बीमार लग रहा है, हमें इसे खाना देना चाहिए। हाँ, हम इसे घास खिलाकर ही ठीक करेंगे। शायद यही हमारी अगली परीक्षा हो। फिर तीनों ने मिलकर घोड़े को घास खिलाई। थोड़ी ही देर में घोड़ा ठीक हो गया। इसके बाद वे आगे बढ़े। सामने उन्हें एक सुंदर सा पौधा मिला जिस पर लताएं लिपटी हुई थी। अब ये अच्छा काम करना है। हमें ये पौधे को इन लताओं से बचाना होगा। हाँ, चलो शुरू करें। तीनों मिलकर उस पौधे की सेवा करने लगे। लताएं हटा दी, जड़ में नरम मिट्टी डाल दी, फिर नक्शे को याद करते हुए आगे बढ़ते रहे। पिताजी, हम काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन अब तक खजाना नहीं दिखा। क्या हमने कोई गलती की? क्या हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए? पता नहीं, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि हम जरूर सफल होंगे। इतनी सारी गांव वालों की उम्मीदें ऐसे बेकार नहीं जा सकती। तभी दूर से नवीन की चीख सुनाई दी। आवाज पहचानकर तीनों समझ गए कि वो नवीन है, लेकिन हैरान भी रह गए। ये तो नवीन की आवाज है। वो इस जंगल में क्या कर रहा है, और क्या वो किसी मुसीबत में है? मुझे लग रहा है वो ही नवीन है जिसने हमारे घर से नक्शा चुराया और हमसे पहले पहुंचकर खजाना लेना चाहता था, लेकिन अब मुसीबत में फंस गया है। चलो पहले जाकर देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। तीनों नवीन की आवाज की दिशा में दौड़े और देखा कि वो लताओं में बुरी तरह से फंसा हुआ था। हालत इतनी खराब थी कि उसकी सांसें थमने वाली थी। उन्होंने जल्दी से लताएं हटाकर उसे बचाया। पिताजी, देखिए, वो रहा खजाना। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके घर से नक्शा चुरा लिया था। मैं आपसे पहले खजाना पाना चाहता था, लेकिन मैं असफल रहा। ये मेरी लालच की सजा है। हमें पता था जो भी नक्शा चुराया है वो इतनी आसानी से खजाना नहीं ले जा सकता। चलो अब सभी थैले लेकर गांव लौटते हैं। उधर जंगल के बाहर बहुत भीड़ थी। सबसे आगे खड़े थे मुखिया, मालती और सविता। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। हमें पता था कि तुम लोग जरूर सफल होगे, इसलिए हम सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। हम फिर से खुशहाल जीवन जी सकेंगे। पहले जैसे नहीं सविता, अब हम पहले से भी बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इस खजाने से गांव के सभी लोग राजा जैसे जिंदगी जिएंगे। लेकिन सुना है कि तुम्हारा नक्शा को किसी ने चुरा लिया था, फिर भी तुम लोग खजाना कैसे ले आए? मुरल साहब, नक्शा चुराया था इस नवीन दादा ने। वो हमसे पहले खजाना लेना चाहता था, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गया। अगर हम समय पर ना पहुंचते तो वो मर भी सकता था। और मुरल साहब, एक रात मैंने और शाम ने नक्शा ध्यान से देखा था। वो दिमाग में बैठा गया था, इसीलिए बिना नक्शे के ही हम खजाने ले आए। लेकिन नवीन ने नक्शा लेकर भी कुछ भी नहीं कर सका। सच कहूं तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम दोनों ने गांव के लिए जो किया और अपने बड़े दिल का जो परिचय दिया, वो कोई नहीं भूल सकता। और इस चोर के लिए मैं खुद सजा तय करूंगा। सारे गांव वालों के सामने इसका न्याय होगा। नवीन अपना घर, जमीन सब कुछ खो बैठा। ऊपर से मुखिया की सजा ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया और गांव की बाकी लोग खजाने का हिस्सा पकड़ राजाओं की तरह जीवन बिताने लगे।